हाय एवरीवन, दिस इज किशोर परसवानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। आशा है आपकी दिवाली सुखद और खुशियों वाली रही होगी। संवत 2077 हम सबके लिए खुशियां लाया था और उम्मीद करते हैं कि संवत 2078 उससे भी बेहतर खुशियां लाएगा। तो आज हम चर्चा करते हैं एक आईपीओ की। इस हफ्ते में 3 आईपीओ खुलने जा रहे हैं और मार्केट से लगभग 21,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन होगा इन 3 आईपीओ में। तो सबसे पहला आईपीओ जो खुलने जा रहा है 8 तारीख को, और जो कि चिर परिचित है, हमने कभी न कभी इसको मतलब प्रैक्टिकली अगर हो सकता है डेली भी यूज किया हो इस ऐप को, पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम का आईपीओ जिसकी कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, खुलने जा रहा है 8 तारीख को। ये डिजिटल इकोसिस्टम में है और 337 मिलियन यानी कि लगभग 34 करोड़ इसके ग्राहक हैं और 2 करोड़ से ऊपर इसके रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2000 में और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है विथ नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स। और बाकी जो प्रमोटर्स हैं जिनकी शेयर होल्डिंग्स है, अगर हम फाउंडर की विजय शेखर शर्मा जी की देखें तो उनकी 9.1% होल्डिंग है कंपनी में, बाकी आपकी स्क्रीन पे है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे कि हम जानते हैं, आप ऐप खोल के देख लीजिए। तो इन्होंने सबसे पहले डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसको पेटीएम ऐप के नाम से, और ये लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड द मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट्स ब्रांड विद अ टोटल ब्रांड वैल्यू ऑफ 6.3 यूएस बिलियन डॉलर्स। ये कैंटर ब्रांड्स इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार है। ये क्या ऑफर करते हैं? बेसिकली पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। अगर आप इनको ऐप खोल के देख रहे हैं तो शायद ही कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जो ऑफर नहीं करते हैं एक रिटेल कंज्यूमर को। कैशलेस ट्रांजैक्शंस स्टोर्स पे करने हो, मोबाइल को टॉप अप करना हो, चार्ज करना हो, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना हो, बिल पेमेंट्स करने हो, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो लिंक्ड हैं उनको एक्सेस करना हो, टिकट्स बुक करनी हो, ट्रैवल की, ट्रेन की, फ्लाइट की, एंटरटेनमेंट टिकट्स बुक करनी हो, मूवी की, शोज की, ऑनलाइन गेम्स खेलने हो, इंश्योरेंस लेना हो, इन्वेस्टमेंट्स करने हो, और जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, हर सुविधा इनके ऐप पे अवेलेबल है। और ये मर्चेंट जो है कैन यूज द प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस, फॉर ऑफरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स एंड लॉयल्टी सॉल्यूशंस। और इनका बाजार भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। सबसे पहले एसेट्स देखते हैं। 8767 करोड़ थे मार्च 19 में, बढ़ के 18% बढ़े, 10,000 से ऊपर गए, लेकिन मार्च 21 में कम होकर 9,151 रह गए हैं। कुछ इनका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में एसेट्स कम हुए, इस वजह से ये कमी आई है। अब बात करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट की। तो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है 3580 से, पहले 1% डिक्लाइन हुआ, फिर 10% डिक्लाइन हुआ 3187। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो 1819 में टर्नओवर से ज़्यादा, रेवेन्यू से ज़्यादा इनका लॉस था, जितना रेवेन्यू उससे कहीं ज़्यादा लॉस। और अगर 1920 में बात करें तो 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ का टर्न रेवेन्यू है और 3,000 करोड़ का लॉस है 2942 का। और हालांकि लॉस कंटिन्यूसली कम हो रहा है, 4231 से कम होकर 1701 करोड़ पे आया है, बट अभी भी ये रेड में है। तो आइए चर्चा करते हैं इनकी फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस की। तो अगर Q1 21 को कंपेयर करें तो टर्नओवर जरूर, रेवेन्यू जरूर 46% बढ़ा है, और इनका जो लॉसेस हैं वो पहले 43% थे, बढ़कर कम होकर 40% के 284 से 382 बढ़े, लेकिन परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये कम हुए हैं और 40% रह गए हैं। अब अदर पैरामीटर्स की अगर बात करें तो एवरेज ईपीएस अभी भी -43, जैसे कि हमने देखा लगातार लॉस में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -37 के आसपास। ईपीएस अगर फाइनेंशियल ईयर 21 का देखें तो -28 रुपीज, और इक्विटी देखें तो 61 करोड़ के आसपास। प्री इशू एनएवी 105 रुपए की। कंपनी ने डेफिनेटली कोई डिविडेंड नहीं दिया है अभी तक पिछले 3 सालों में। अब स्ट्रेंथ्स की बात करें तो जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, कंपनी के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है अंडर द ई कॉमर्स सेगमेंट। लार्जेस्ट कस्टमर बेस है। जून 30 2021 की बात करें तो जैसे हमने चर्चा की थी 34 करोड़ के आसपास इसके कस्टमर्स हैं टोटल। 11 करोड़ से ऊपर एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं और 2 करोड़ के ऊपर रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है जैसे हमने चर्चा की थी, और इसकी जिसकी वैल्यू है 6.3 बिलियन यूएस डॉलर्स एज पर दी कैंटर ब्रांड्स इंडिया। प्रॉस्पेक्ट्स की बात की जाए, वीकनेस की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस, लगातार लॉसेस हैं इनके पिछले 3 सालों में, और
जो इसमें इन्वेस्ट करने की रुचि रखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आरएचपी का पेज नंबर 38 जरूर पढ़ें, जहां इन्होंने पहले ही रिस्क में क्लियर कट लिख दिया है, दे मे नॉट बी एबल टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन नियर फ्यूचर। तो डेफिनेटली इसको देखने लायक बात होगी, इन्वेस्ट करने से पहले इस क्लॉज को जरूर पढ़ना चाहिए। Their bottom line is dependent on payment processing charges payable to financial institutions and card networks, और इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो इनके रेवेन्यू पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रपोज डिप्लॉयमेंट ऑफ नेट प्रोसीड्स हैव नॉट बीन अप्रेज्ड बाय एनी बैंक। जो भी इन्होंने इशू ला रहे हैं इसको जो अप्रेजल नहीं कराया है किसी बैंक से एंड या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। और कंपनी 3 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के प्रयोग में आती है, आरबीआई, सेबी एंड इरडा। कोई भी रेगुलेशन में चेंज होता है तो डेफिनेटली इनके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। इशू हाइलाइट्स की बात करें तो 8 नवंबर को खुल के इशू बंद होगा 10 नवंबर को, लिस्टिंग डेट 18 तारीख को, फेस वैल्यू ₹1 है, प्राइस 2080 से 2150, एक लॉस मेकिंग आईपीओ की और जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है। इशू साइज 18,300 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 8,300 करोड़ का है, 45%, बाकी 10,000 करोड़ ओएफएसए यानी ऑफर फॉर सेल एंड एग्जिट रूट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 6 शेयर्स की, 12,900 रुपए एक रिटेल इन्वेस्टर लगा सकता है, मैक्सिमम 90 शेयर्स के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है और लिस्टिंग बीएसई और एसई पे दोनों पे होगी। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है कि ओरिजिनली इनका जो आईपीओ प्लान था 16,600 करोड़ का था, बट दे हैव इंक्रीज टू 18,300 करोड़। They have issued initial equity at par to the promoters. Further इक्विटी इन द प्राइस रेंज ऑफ 4.78 to 1876, जो कि अभी हाल में किया है इन्होंने फरवरी 2006 से लेकर सितंबर 21 में। एवरेज कॉस्ट अगर लेते हैं तो 50 पैसे से लेकर 1833 रुपीज 30 पैसे तक आती है। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमने चर्चा की कि मेनली ओएफएस है, एक मेजर चंक 55% के आसपास, तो इनके ओएफएस हैं ग्रोइंग एंड स्ट्रेंथनिंग पेमेंट इकोसिस्टम, जिसपे ये 4,300 करोड़ खर्च करने का प्लान है। इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स, एक्विजिशंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, जिसपे 2,000 करोड़ खर्च करने का प्लान है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जैसे कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेल इन्वेस्टर का कोटा सिर्फ 10% है। तो अब एक इन्वेस्टर को करना क्या है? डेफिनेटली एक नोन ब्रांड है, अगर आप सिर्फ नाम पे जाएंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने पे सोचेंगे। तो लार्जेस्ट कस्टमर बेस है एज ऑफ जून 30, 2021। यूनिक ऑनलाइन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स इंडिया में जो ग्रो करेंगे 25 करोड़ 30 करोड़ के आसपास है फाइनेंशियल ईयर 21 में, ये ग्रो करके 70 से 75 करोड़ हो जाएंगे, तो इनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन इनकी हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस है। कंपनी इज नॉट लाइकली टू रिटर्न टू मेक प्रॉफिट्स इन द नियर टर्म, ये कंपनी ने खुद बोला है, जैसे हमने पहले चर्चा की थी। पेज नंबर 38, रिस्क नंबर 1 ऑफ आरएचपी, वैल्यूएशंस आर प्रीटी हाई। तो आवर advice will be that this being a IPO with stressed valuations can be avoided, but those investors who are venturing to apply for this should definitely read the prospectus RHP and then take a decision on their own. Thank you very much. Wishing you a very happy investing in primary and secondary markets. Thank you.